आप मेरी बात सुनो। जी जी, I'll give you a very simple example, ठीक है ना? जी जी, Suppose फकर साहब, suppose you're in love with a girl and she's married to somebody, और जी जी, आप बार बार इंटरनेशनल फोरम पे जाके बोलोगे she is not happy with her husband, no एग्जाम्पल she is बड़ी not happy with खतरनाक her है। husband, ये फिर वो बहुत आती खतरनाक है एग्जाम्पल दी। गुस्से से, वो बोलती है ये कौन है फकर यूसुफजई, आई एम वेरी हैप्पी विद माय हस्बैंड, व्हाई इज ही आफ्टर माय लाइफ। फिर आप जाते हो फिर इंटरनेशनल फोरम में शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, गोली शी शुड खेलूंगा बी जी, विद आना मी, बता रही शी है, शुड बी विद इतनी मी। कच्ची गोली खेलूंगा। एक सेकंड फकर उनको कंप्लीट करने दें जी, आना आप बात करें, आइडिया अच्छा है वैसे, बात करना। हाँ, नो सो इमेजिन अगर फकर साहब हर एक इंटरनेशनल बहुत अच्छा, फोरम में लेकिन बोलते मेरा नो रोल आपने बड़ा जो है ना, इसमें मूवी बननी चाहिए। फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाकर बोलते हैं नहीं नहीं उस बेचारी लड़की की राइट्स छीनी गई, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई, वो हर जगह जाके बोल रही है आई एम हैप्पी विद माय हस्बैंड, ये हर जगह जाके बोल रहा है शी शुड बी विद मी। अब बताओ ये डिस्प्यूट कैसे, हस्बैंड क्या बोलेगा उसका, ये साला होता कौन है, इसको तो मैं काट के इसकी बीवी भी अपने पास लाऊंगा अभी, बोलेगा ना हस्बैंड। तो पीओके की बात इसीलिए उठी है, तो इसीलिए दैट जो इंटरफेयरिंग बॉयफ्रेंड है he has to stop ना first, how can you tell the husband and the wife to stop, so this is the thing, ये इशू है। आई होप मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया। नहीं नहीं बिल्कुल, कि 22 करोड़ लोगों में से कोई भी नहीं उठता, कोई भी नहीं बोलता आगे से, कोई एक भी पाकिस्तानी नहीं है ऐसा जो कहे कि मेरा किरदार साफ है, मैं आओ भी मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा, एक भी नहीं। लेकिन सर अगर ऐसे लोग होंगे तो बहुत कमजोर होंगे, वो उनके पास इतनी ताकत नहीं होगी। लोग तो होंगे मैं ऐसे। वही आपको बताने की कोशिश कर रहा था, बेचारे जब इंग्लैंड आ जाते हैं तरक्की कर जाते हैं, अमेरिका आते हैं तरक्की कर जाते हैं, वहां पे उस जेल के अंदर फिर वो आपको मार मार के कोड़े मारे जाते हैं, आपको जेलों में रखा जाता है, और आपको वो ब्रिटिश एजेंटों के दोते पोते और वो जो आपके एची सोनियन और उसके बाद हसन अब्दालियन और वो कराची ग्रामर के जो कैलकुलेशन की थी मिफ्ता इस्माइल साहब, मैं बड़ा इंप्रेस हूं उनसे। मिफ्ता इस्माइल साहब की जो बात होती बड़ी डीप होती। उन्होंने कहा तकरीबन 8,000 बच्चे ये पैदा करता है एची सोनियन, हसन अब्दाल और कराची ग्रामर, और ये सारे ए लेवल ओ लेवल करते हैं और ये रूल करते हैं पाकिस्तान, और दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को ओप्रेस करते हैं। उनको कहते हैं आओ बच्चों जिहाद करें और उर्दू सीखें, खुद अब ए लेवल ओ लेवल और इंग्लैंड से पढ़ना, अमेरिका से पढ़ना, यही तो अलमिया है। तभी तो मैं कहता हूँ जेल है आपकी, 22 करोड़ लोगों की जेल है, पता नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर अब वो जो आप अभी बाजवा साहब की बात करते हैं, बाजवा साहब ने तो एक बड़ा यू टर्न ले लिया, उन्होंने कहा मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और वो बेचारे जो हैं शायद मतलब उनके पीछे पड़ गए हैं वो तो। नहीं तो मेरा उसमें एक सवाल ये है, बाजवा साहब ने काकूल एकेडमी के अंदर अपनी स्पीच में कहा था कि मैं गुमनामी की जिंदगी में चला जाता हूँ। इस इंटरव्यू को तो चलो डिनाई कर दिया, जो पिछले जो किताब लिखवाते रहे जर्नलिस्टों को बुला के हर हफ्ते। दर हकीकत मैं मजे की बात बताता हूँ, ये मेरी बात नहीं है, हामिद मीर साहब से पूछ लें, आप तलत साहब से पूछ लें, और कई जर्नलिस्टों ने आल ऐलान कहा है कि बाजवा साहब को शौक था कि शाम को 4-5 जर्नलिस्ट बुला के 5-5 घंटे के भाषण देते थे। उनके अंदर सियासत है बचपन से, क्योंकि बाजवे हैं ना, बाजवे हैं सियासत के जरासीम। तो दर हकीकत वो रह नहीं सकते। उन्होंने तकरीर तो किसी ने लिख के दे दी होगी ना नीचे से कि मैं गुमनामी में रहना चाहता हूं, पढ़ दिया उन्होंने, लेकिन वो रह नहीं सकते कि 4-5 लोगों को बुला के भाषण न दें शाम को। तो अब वो अंदर से वो सारा जो है उनको वो कहते हैं ना बुढ़ास निकलती, बुढ़ास अंदर से वो सारे। तो वो उन्होंने देखे, जावेद चौधरी साहब ने 4 आर्टिकल लिखे उनके, उसको तो डिनाई नहीं। अच्छा, उसमें भी जो बातें कही है शाहिद मतल ने, उनको डिनाई नहीं किया उन्होंने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहा मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। तो मंसूर इंटरव्यू तो वो कहते मैंने ली नहीं, मैं तो कैजुअल चीजें ऑफ द रिकॉर्ड चीजें पूछी। इंटरव्यू तो वो भी नहीं कहता मैंने लिया। मंसूर अली खान के जरिए कम्युनिकेट करते रहे, जावेद चौधरी साहब के जरिए ये कम्युनिकेट करते रहे। हो सकता है मेतला साहब के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे ना हो, उन्होंने कहा यार ये बच्चा क्या कर रहा है कहीं ये ऊपर ना आ जाए। उन्होंने कहा नहीं यार नहीं मैंने, लेकिन बातें तो कर रहे, किताबें लिखवा दी भाई उन्होंने। बिल्कुल जावेद चौधरी के 4 आर्टिकल, पूरी किताब है वो, एक पूरी किताब है वो। लेकिन ये कि देखें ये ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ जुल्म है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या, जिस तरीके से मेरे ख्याल में 2018 के इलेक्शन थे, आपकी सारी आपकी रूलिंग एलीट को पाकिस्तान से माफी मांगनी चाहिए मेरे ख्याल में, जो कुछ भी हुआ पिछले 10 साल के अंदर, और इनको ओन करना चाहिए। आज जो कुछ भी हो रहा है ओन करना चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के, सारा जुल्म है पाकिस्तान के साथ, जुल्म। ना मुआशी पॉलिसी है, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी है, ना फॉरेन पॉलिसी है,
किसी ने डॉलर दे दिए तो उधर चले गए, डॉलर दे दिए तो चाइना के, डॉलर दे दिए तो अमेरिका के, IMF के पीछे। क्या पॉलिसी है यार ये पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, जहां से डॉलर देखे उधर आगे चले गए। लेकिन ये यही समझते हैं सर, इनके ख्याल में यही फॉरेन पॉलिसी है, जो ज्यादा पैसे मांग के ले आए तो बस ठीक है। आरजू, मैं पाकिस्तान की हर पॉलिसी को मैं कहता था उसके आगे डॉलर का निशान होता है, इसको डॉलर पॉलिसी कहा जाता है। डॉलर कंट्री, पाकिस्तान का नाम चेंज करके डॉलरस्तान रख लें, इसका नाम डॉलरस्तान। ऐसा ही लगता है सर, करना पड़ेगा क्योंकि जो हालत अब हो गई है। लेकिन सर अगर हम भारत की बात करें, भारत के साथ आपको क्या लग रहा है कि ये बातचीत करेंगे? और मुख्तलिफ किस्म के इनको इन्विटेशंस भी आते रहते हैं, कभी किसी कॉन्फ्रेंस के, कभी कुछ, लेकिन यहाँ से कोई प्रॉपर जवाब नहीं जाता। बल्कि उल्टा आप जवाब की बात कर रहे हैं। मेरी अभी नजर से गुजरी है बात कि ये वो G20 का जो चल रहा था, उसको SCO का चल रहा था, उसको इसको खराब करने की साजिशें हो रही थी, किए जा रही थी। लेकिन देखें, अगर भारत से कोई डॉलर नजर आए तो शायद चले जाए वहां। सर मैं तो बहुत बार अपने शो में कहा, मुझे लगता है मोदी जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही कि भाई कुछ पैसे दे दे, हम बैठ जाएंगे चुप करके। और डॉलर दे दो यार, और बेशक देना ना, वादा ही कर दो यार। लोग कॉन्फ्रेंस में तो चले जाएंगे ना। ये हम वहां जाते हैं जहां से डॉलर नजर है, इनको पता है, सबको पता है, इनको नई बात तो है नहीं। ये देखें, पाकिस्तान डूबने में एक दिन थोड़ी, 76 साल से डूबने इसकी बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, लूट रहे हैं ये। देखिए, भारत में जाने के लिए अगर डॉलर इन्वॉल्व इनको मिल जाए तो फिर शाम को चल जाएंगे, अगर वहां डॉलर नहीं है तो वहां नहीं जाएंगे। देख लेना, मैंने आपको बताया कि जो बाइडन ने बुलाया, भाई इधर आ जाओ, हम डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस करने लगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, चाइना ने कहा खबरदार गए तो अभी रिसेंटली तुम्हें 2-3-4 लाख डॉलर दिए। वो फौरन बैठ गए उसी तरह झाग की तरह। उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम क्यों जाएंगे भाई, हम तो आपके बच्चे हैं, हमारी तो दोस्ती हिमालय से ऊंची है और पता नहीं समुद्रों से गहरी है, और कौंसल जनरल बंद है, CPEC बंद है, इस्लामाबाद में कौंसल जनरल बंद है। सर कह रहे CPEC का सेकंड फेज स्टार्ट करने लगे, अब तो इन्होंने अनाउंस कर दिया। पिछले पैसे मांगे हैं ना, उन्होंने आगे कराना था, बड़ी बड़ी वारदात डालते। यकीन करें, अगर ये कॉम पॉजिटिव चलती तो आज जापान और अमेरिका पीछे होते, ये आगे होते। सिर्फ प्रॉब्लम ये, दिमाग बहुत चलता है इनका, लेकिन नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें आज भी ये पाकिस्तानी कौम, मैं गारंटी कर देता हूं जापान और चाइना और इंडिया सब खत्म हो जाएगा, ये टॉप पर आ जाएंगे। गोरे वहां पे आके ऊबर चलाया करेंगे, आपके इस्लामाबाद में क्रीम चलाया करेंगे गोरे आके। मजाक कहते थे, इमरान खान साहब ने गलती से एक दफा कह दिया था लोग यहां जॉबिंग करने आएंगे। मैं फौरन सोचा, मैं कहा गोरे जाके वहां क्रीम चलाएंगे, पिज्जा डिलीवर करेंगे। लेकिन ये नेगेटिव है, पॉजिटिव करें तो बहुत तरक्की करें, क्योंकि दिमाग इतना तेज है कि आप सोच नहीं सकते। कभी आपने कौम देखी है पैदल चल के यूरोप पहुंच जाए? यहां से चलते हैं, लोग हैं, यहां से चलते हैं पैदल जा रहे हैं ग्रीस इटली तक पैदल। वो परेशान है गोरे, वो कहते यार ये कैसी कौम है, समुद्रों को क्रॉस करके आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं पहाड़ियों पे। मैं लेकिन सही जगह दिमाग नहीं लगा रहे, सिर्फ ये कर रहे हैं नेगेटिव हर चीज में, शॉर्टकट, फ्रॉड, धोखा, बस ये। तो सर कोई उम्मीद? देखिए आरजू जी, ये जो सफर हुआ ये बड़ा लंबा सफर है। ये करीब आप पिछले 20-30 साल की मेहनत है, और खासकर लास्ट 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी चेंज है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। अगर आप GDP देखें, करीब डबल हो गया। आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखें, आप मिलिट्री का इंडिजिनाइजेशन देखें, आप स्पेस को देखें, रिटेल को देखें, फाइनेंस को देखें, हर सेक्टर डबल हुआ है। मतलब फिनोमिनल ग्रोथ की। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाईवेज बनाए गए, डैम्स बनाए गए। हमारे यहाँ कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 8000 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलते हैं, 8000, और अगर वो कोई कंप्लीट हो जाते और बनाए जाते हैं। अगर आप देखें इंडिया ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया, कितनी इंडस्ट्री ऐड की। अब सबसे ज्यादा पेटेंट अभी जो फाइल हो रहे हैं वो भी इंडिया से हो रहे हैं। अभी इंडिया का 5G रोल आउट जो है वो अगर आप अमेरिकन कंपनीज की CEO की बात से, इट इज मच फास्टर हैपनिंग देन द इवन द अमेरिकन 5G रोल आउट। 6G में हमने 600 से ज्यादा पेटेंट्स ले लिए। तो मतलब 6G की भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा है, अभी पीयूष गोयल जी का, मतलब आपकी नजर बड़ी दूर तक रहती है। पीयूष गोयल साहब का भी 1 घंटे पहले एक ट्वीट आया कि उन्होंने बोला था, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, बड़े सीनियर लीडर है, उन्होंने बोला था कि भाई ये मैंने नेशनल टीवी पे बोल चुका था, दिस ईयर आवर एक्सपोर्ट्स विल कॉस्ट $750 बिलियन, $750 बिलियन हम क्रॉस करेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता मार्च 31 को। अभी 1-2 दिन बचे हैं साल खत्म होने में, पर आज 1 घंटे पहले गोयल साहब का ट्वीट आया
कि वी हैव क्रॉस कर चुके, ये क्रॉस करते हम टॉप 5 एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में आएंगे। और आरजू जी कहानी यह नहीं, कहानी और आगे है। कहानी ये है कि हमारा अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये करीब 11-12% आता है, राइट। जो जर्मनी का लॉजिस्टिक कॉस्ट है इस दुनिया में सबसे कम है, ये करीब 4-4.5% आता है। हम ऑपरेशन गति शक्ति जो प्रधानमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड है उसको इम्प्लीमेंट करें, इसमें फ्रेट कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए कॉरिडोर्स, कोल्ड स्टोरेजेस, कंप्लीट फोकस ऑन स्पीड एंड टाइम, गति शक्ति। फिर भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट्स है। अब जब गति शक्ति ऑपरेशनल हो जाएगा, इसमें 125 करीब टर्मिनल बनेंगे, पूरे 175 टर्मिनल बनेंगे पूरे देश में, जो अभी प्लान है उसका आगे बढ़े हुए। फिर आपने देखा वंदे भारत ट्रेन, हमने बात की, वो आ रही। फिर हमने कई सारी चीजें देखा, और अब ये बजट देखेंगे तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अब की बार के बजट में था इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गति शक्ति की मैं आपको बात बताऊं तो लोगों को पता कह रहे हैं अरे गति शक्ति से क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। जो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है दिस विल रीच टू 5.5 to 6%, मैं 5.5% ले लेता हूँ। कहा 11-12% से 5.5%, तो एवरी इंडियन बिजनेस और विल बी वायबल बाय 7 to 8%। और जो टाइम होगा वो कम होगा। भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट्स हम कई सारे सैकड़ों पोर्ट बना रहे हैं, पोर्ट्स की डेवलपमेंट हो रही, पोर्ट्स में ऑटोमेशन हो रहा, पोर्ट्स में ऑटोमेशन क्रेन्स हो रही है। हमने एक टाइम लिया कि इतने टाइम में हमें अपने, अगर कोई शिप आएगा इतने टाइम में हमें उसको खाली करना है, राइट। बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, 8,000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। तो जैसे हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, हमारे बिजनेस मोर वायबल होंगे। जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वी कैन एक्सपोर्ट मोर फ्रॉम पोर्ट्स। बाय द टाइम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा हमारे पोर्ट्स बन गए होंगे, राइट। और मेरा ये है, मैं आपको बता दूं, बाय 2030 we'll be exporting $1.5 trillion, $1.5 trillion of goods और $500 billion of services, तो 2 ट्रिलियन में पहुंच जाएंगे। बट इसमें एक पेच है, अभी करीब 18 कंट्री, मैंने आपसे बात की है, किसी और से बात की मुझे ध्यान नहीं, कभी 18 कंट्रीज हैव एग्री टू डू रुपी ट्रेडिंग विद अस, ठीक है जी। मतलब उनके साथ बात होगी, सब कुछ एग्रीमेंट्स आर इन प्लेस। 72 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस इंटरेस्ट, 72 ये 18 मिला के। मतलब अगर मैं 72 की बात करूं आरजू जी, तो मतलब आधी दुनिया हो गई। अगर अब होगा क्या, देखिए, अब मान लीजिए रशिया से हम तेल ले रहे हैं, उसने हमसे रुपया ले लिया, इंडियन रुपया। अब इंडियन रुपये से वो अमेरिका में सामान तो खरीद नहीं सकता, ना फ्रांस में, ना जर्मनी से। कहां से खरीद सकता है? इंडिया से। और जो हम सामान देंगे, सर्विस देंगे, वो एक्सपोर्ट होगा। अगर ये चीज हो जाती है तो मेरा अंदाजा है बाय 2030 और 32 और 35 विल एक्सीड चाइनाज एक्सपोर्ट्स। कि अगर 72 कंट्रियों के पास इंडियन पैसा होगा, उस पैसे का कहाँ यूज करेंगे? हमसे गुड्स या सर्विस लेने में। जो हमारी नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री है, तो मुझे $2 ट्रिलियन दिख रहा है 2030-32 तक। बट अगर ये वाला 72 कंट्रियों के साथ हो जाता है, इसमें बहुत जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है। आप देख रहे हैं कि खालिस्तानी एक्टिवेट कर दिए गए पूरे दुनिया में, और काफी सारे लफड़े झगड़े हो रहे हैं, और अभी बहुत कुछ होगा। ये शुरुआत है, ये अभी पिक्चर का ट्रेलर भी नहीं है, अभी बता दूं आपको। और ये मैं आपके चैनल पे, बाकी नेशनल टीवी पे भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 6 महीने से 8 महीने से ये होगा, क्योंकि डिडॉलराइजेशन इज एन एस्पेक्ट व्हिच इज हैपनिंग। तो आरजू जी तब ये जाके 3 ट्रिलियन आ जाएगा। और 3 ट्रिलियन अगर हमने चाइना को भी क्रॉस कर लिया, वी माइट इवन क्रॉस चाइना, वी डोंट नो, इट इज अ पॉसिबिलिटी, वी माइट इवन क्रॉस चाइना। वैसे भी अभी 750 बिलियन पे हम टॉप 5 में आ गए। तो अब टॉप 5 हम इकोनॉमी जीडीपी में नहीं है, पीपीपी वाइज वे आर नंबर 3, टॉप 5 हम एक्सपोर्ट्स में भी आ गए। आज एक और चीज मैं आपको बताऊं, आज हम करीब 5000 एपीआई इंडिया में बना रहे हैं। टोटल 12,000 एपीआई होती है मेडिसिन बनाने का, रॉ मटेरियल। अगर, और हमारा प्लान है कि 2023 तक के एंड तक हमें चाइना से कोई एपीआई नहीं चाहिए होगी। और आरजू जी प्लान ये कि हमें करीब 8,000 एपीआई बनानी है। अगर 8,000 एपीआई हम यहाँ बना लेते, 1-2 साल और पकड़िए, तो अभी हम बाय वॉल्यूम वी आर द 3rd बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स इन द वर्ल्ड, 3rd बिगेस्ट। अगर ये 8,000 एपीआई यहाँ आ गई तो हम टॉप 1 या 2 भी बन सकते हैं। अगर आप डिफेंस का इंडिजिनाइजेशन देखिए, हमने सारा डिफेंस का लगभग हम इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनका एक बड़ा विजन है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये हमेशा 50 साल की सोचते हैं, ही नेवर थिंक्स ऑफ टुडे। तो वो जो विजन है वो पर्कुलेट हो रहा, पॉलिसी फॉर्मेशन में वो पर्कुलेट हो रहा, गवर्नमेंट बॉडीज में वो पर्कुलेट हो रहा कि आगे इंडिया को कहाँ चलाना है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये मानना है कि आज क्या चाहिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 50 साल बाद क्या चाहिए वो ले आओ।
एक अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री हैं, उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छी बात बोली। तो मैं ये मानता हूं कि जहां तक इंडिया का सवाल है, पाकिस्तान का चीफ कोई भी हो जाए, हमारा एक सेट पैटर्न है और तरीकाकार है पाकिस्तान से डील करने का, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा, वो भी उसी तरीके से रहेगा। हमारे लिए अयूब भी वैसा था जैसा जिया था, और जैसा जिया था वैसा ही मुशर्रफ था, और जैसा मुशर्रफ था वैसा ही बाजवा, और ऐसा ही असीम मुनीर भी होगा। तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसमें मेरा एक भी पॉइंट ये जरूर है कि अगर ये सारे जनरलों की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो भारत के लिए जो परेशानी वाले जनरल हुए हैं, जिन्होंने भारत को परेशान किया है, वो शराब पीने वाले जनरल हैं। चाहे वो अयूब खान हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो याया खान हो। याया खान तो अय्याश भी थे अदरवाइज। तो ये लोग भारत के लिए बहुत परेशानी लेके आए। अयूब खान ने 65 की जंग मुसल्लत करी, 71 की जंग याया खान और नियाजी ने करी, फिर आपके मुशर्रफ ने कारगिल करा। ये सब शराब पीने वाले थे। जो डर के रहा भारत से वो एक ही आदमी रहा, वो था जनरल जिया। आपको याद होगा कि भारत ने एक एक्सरसाइज करी थी ब्रास टैक्स, और जनरल जिया इतना डर गए थे कि उन्होंने फटाफट जहाज पकड़ के और वो जयपुर पहुंचे और क्रिकेट का मैच देखा। उसको क्रिकेट डिप्लोमेसी के तौर पर जाना जाता है और वो मशहूर भी है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो आसिम मुनीर शायद काफी रिलीजियस आदमी है, और तो मैं ये कहूंगा कि भारत के लिए रिलीजियस जर्नल जो है वो ज्यादा बेहतर रहा, बजाय कि विस्की ड्रिंकिंग जर्नल्स के। अब ये मेरे को नहीं मालूम कि कमर बाजवा भी शराब पीते हैं कि नहीं पीते, लेकिन उनकी शक्ल से लगता है कि वो काफी चिकन मटन और शराब के शौकीन हैं, क्योंकि वो एक अलग किस्म का फुलाव चेहरे पे आ जाता है, वो बड़ा बखूबी नजर आता है। आरज़ू जी, मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि जो आपने, कर्नल साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप जैसे कि आपने बात सुनी तारड़ साहब की, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक रहा है, एक मसला रहा है, एक एस्टेब्लिशमेंट का रहा है इशू, जैसे एजेंसीज का रहा है, फौज का रहा है, कि फौज में बार बार जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, या बार बार हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप आई। आपके यहाँ ऐसा नहीं देखा हमने, उसकी क्या वजह है? देखिए, अगर आप हिस्ट्री को देखें और जैसे हमारी तरफ और आपकी तरफ शुरुआत हुई थी, आपकी तरफ ज्यादा टर्बुलेंट शुरुआत हुई थी 1958 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिकंदर मिर्जा थे जो जिन्होंने कू किया था शायद, फिर अयूब खान आए। वो टाइम था जब इंडिया के अंदर नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और मेनन जो थे ये लोगों को लगता था कि यार चारों तरफ दुनिया में कई सारे मुल्कों में फौज जो है सिविलियन गवर्नमेंट को हटाकर और बैठ गई है, तो इनको डर लगने लग गया। इन लोगों ने मिलिट्री के जो स्ट्रक्चर को डाइल्यूट करने के लिए इंटरफेरेंस शुरू कर दी। इंटरफेरेंस इस हद तक हो गई कि यहां पर जर्नलों में होड़ लग गई कि मेरी कमीज दूसरे से सफेद ज्यादा कैसे दिखा पाऊं, मैं कैसे ज्यादा क्यूट डॉगी बनके मैं अपने आप को पेश कर पाऊं, मैं कितनी जोर से पूंछ हिला सकूं जिससे कि मैं रैंक और पोजीशन में ऊपर बढ़ता रहूं। और ऐसा होते होते 62 की जब लड़ाई छिड़ी, तब वो समय था जब ईस्टर्न आर्मी कमांडर जनरल कॉल को बनाया गया, और जनरल कॉल जो थे वो एएससी के ऑफिसर थे। पूरी जिंदगी उनका काम लॉजिस्टिक्स से इन्वॉल्व था। वो आटा, चावल, दाल, चिकन, मटन, बटर और इन चीजों की सप्लाई करते रहे, और लेफ्टिनेंट जनरल बन के और उनको कॉम्बैट फॉर्मेशन का कारभार संभला दिया, क्योंकि वो भी कश्मीरी पंडित थे और नेहरू साहब भी कश्मीरी पंडित थे। तो इस तरीके का कार्रवाई हुई, और आपको हैरानी होगी कि 1971 वॉर के फील्ड मार्शल मानिक शाह उस समय ब्रिगेडियर थे, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठा दी गई। वो इसलिए बिठाई गई, मैं इसका हमेशा जिक्र करता हूँ, शेखर गुप्ता एक हमारे प्रिंट मैगजीन के इंडिया के बहुत बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और इस चीज को पूरा उजागर किया है।
वो मानिक शाह को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि ये जो ज्यादा बड़े डॉगी बनने की कोशिश में लगे हुए थे, इनको लगता था कि ये बहुत काबिल आदमी है, इसको दबा लो, नहीं तो ये पता नहीं कितने लोगों को क्रॉस करके और आगे निकल जाएगा। तो ये हालात थे हमारे 1962 लड़ाई के दौरान, इंक्लूडिंग हमारे चीफ जनरल थापर, वो भी एक पॉलिटिकल प्रोजिनी थे। तो शिकस्त हुई, बहुत ही जबरदस्त शिकस्त हुई, शर्मनाक शिकस्त हुई। उसके बाद इस मुल्क की, अब यहां से फर्क पड़ता है, यहां से इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त फर्क पड़ता है। इस पॉइंट पर भारत के अंदर डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, गली गली में हुआ, पार्लियामेंट में हुआ और बच्चे बच्चे के बीच में हुआ। बहुत सारी चीजों को रिवाइज किया गया और सबसे अहम चीज जो रिवाइज करी गई वो ये करी गई कि फौज के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा और फौजियों का सिस्टम भी ऐसे किया गया कि उनके पास भी कोई रूम और स्कोप ना हो पॉलिटिकल पॉलिटिकल टेल वैगिंग का, डॉगी बनने का उनके पास में कोई वो ना हो। एज अ रिजल्ट इंडियन आर्मी इंप्रूव हुई, एज अ रिजल्ट इंडिया का स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ। इंडिया के अंदर ये रियलाइज हुआ कि हथियारों का भी इशू है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आया, बहुत सारी चीजें हुई। आई मीन दिस प्रोग्राम विल फॉल शॉर्ट कि 62 की लड़ाई की हार के बाद और 65 की जंग से पहले तक कितने सारे अहम फैसले हुए और उसके बाद भारत की जो ट्रेजेक्ट्री है वहां से चेंज हो जाती है। और पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये जो हमें जो देखने को मिलता है, जो पढ़ते हैं, वहां पर चीज को दबाने पे जोर ज्यादा रहता है, उसको एक फसाड क्रिएट करने का, एक नैरेटिव बनाने का प्रयास रहता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगती है, अगर मैं इसको सोचूं, अभी 16 दिसंबर निकल के गया है, बांग्लादेश एक नया मुल्क बना। 71 से पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था, नजरिया पाकिस्तान नाफिज था और भारत का उसी तरीके से वो एक दुश्मन था, जैसे मतलब पाकिस्तान एक दुश्मन के तौर पर भारत को ट्रीट करता है। लेकिन 71 के बाद में बांग्लादेश ने नजरिया पाकिस्तान छोड़ के नजरिया बांग्लादेश लेके आ गए। वहां पे आज आप उनकी लेडीज को देखिए, ख्वातीन को देखिए, बढ़ चढ़ कर इकोनॉमी में हिस्सेदार हैं। उनको इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने फौज को स्केल डाउन कर दिया। आज इंडिया उनको फौजी सामान से हेल्प करता है, उनका तो बॉर्डर किसी से नहीं लगता। तो कहने का मेरा मतलब है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इंडिया से जो ये दुश्मनी बना के रखी गई है, इट इज एन आर्टिफिशियल दुश्मनी, क्योंकि आरजू भी बैठी है, साजिद तारर साहब भी बैठे हैं, दानवीर सिंह भी बैठे हैं और आराम से बात कर रहे हैं और एक ही जुबान में बात कर रहे हैं। आरजू काज़मी ईरान से बात नहीं कर सकती, आरजू काज़मी अफगानिस्तान में तालिबान से बात नहीं कर सकती, अरबियों से बात नहीं कर सकती और चीनियों से बात नहीं कर सकती जितनी आसानी से वो हमसे बात कर सकती है। तो ये एक पॉइंट अंडरलाइन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं बिफोर आई कंक्लूड। जनरल जियाउल हक से पूछा गया था कि आप हार्डलाइन और इस्लामिक हार्डलाइन ले रहे हैं अपने कंट्री के लिए, आपको सेकुलर नहीं होना चाहिए, आपको ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। किसी जर्नलिस्ट ने पूछा ये, तो उसने बोला कि अगर हम सेकुलर हो गए, अगर हम इंडिया की तरह डेमोक्रेसी हो गए, देन वी विल बी अ सेकंड क्लास इंडिया एंड नॉट पाकिस्तान। नाउ यू टेल मी, जो जनरल जियाउल हक ने कहा कि वी विल बी सेकंड क्लास इंडिया एंड नॉट पाकिस्तान, टुडे आर यू फर्स्ट क्लास पाकिस्तान और यू आर सेकंड क्लास पाकिस्तान? दिस इज अ क्वेश्चन। ये आप लोगों को, आपके एस्टेब्लिशमेंट को, आपके लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को पूछना चाहिए। और ये कोर्स करेक्शन बहुत जरूरी है। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि इनवर्ड देखो और इनवर्ड आप मंथन करें, डिबेट करें एंड कम एट ए कंक्लूजन। Exactly. And reboot the course of your country. Your country has got a lot of potential because they are same people like us. कोई ऐसे कोई ऊपर से नहीं आया। We have got common history. We have got common potential. जितना करप्शन आपके यहाँ उतना शायद मेरे यहाँ भी है, लेकिन मेरे यहाँ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। ये चीज बिल्कुल जी।
भाई लोग तो एक ही जैसे हैं, क्योंकि जाहिर है वहां से ही लोग यहाँ पर आए थे, तो ऑब्वियसली एक ही जैसे हैं, एक दूसरे की बात को इसीलिए समझ भी जाते हैं। क्या कहेंगे आरजू, ताड़ साहब आप? जी घर एक है, एक कमरे से दूसरे कमरे गए। मैंने बिल्कुल। इसीलिए वो आपको एग्जांपल दिया। शेख वो बिन जो भी है, वो वहां के जो भी है, उनसे आप ऐसे बात नहीं कर सकती कि चलिए यूट्यूब ऑन करिए और हम गुफ्तगू करते हैं। आप नहीं कर सकते, आपको अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। डेफिनेटली मैं कर्नल साहब